जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी लूसेंट फिजिक्स की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 6 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करने वाले हैं। पिछले 2 या 3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। बच्चे भी सोचते होंगे कि सर 2 दिन क्लास डालते, 2 दिन फिर नहीं डालते। तो कुछ लैपटॉप में एक वायरस आ गया था, ट्रोजन नाम का एक वायरस होता है, वो आ गया था। उसने क्या सब फाइल एक्सटेंशन को चेंज कर दिया था और लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। दोबारा से पूरा लैपटॉप रीसेट किया, सभी सेटिंग दोबारा से की गई है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। भाई जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन देखो, ये का है क्वेश्चन में, निम्न में से किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधे हुए वस्तु के बराबर होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपके कि किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा हुए वस्तु के बराबर होता है। जो हमारा प्लेन मिरर होता है ना, जिसमें हम खुद को देखते हैं, समतल दर्पण प्लेन मिरर, उसमें हमेशा कैसा बनेगा प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और आभासी बनता है। और आपको एक बात बता दूं, जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा, एपरेंट होगा, वर्चुअल इमेज होगी। और जो उल्टा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वो क्या होगा, हमेशा रियल इमेज होगी, वास्तविक बनेगी। ठीक है, और हमेशा वस्तु के बराबर अगर कोई बनाता है तो बनाता है समतल दर्पण। सीधा तो बनाता है हमारा उत्तल भी, कॉन्वेक्स भी बनाता है हमारा सीधा, और उल्टा हमेशा बनाता है कॉनकेव, और एक कंडीशन में बनाता है कॉनकेव जो है हमारा सीधा। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट का सी। आज इसमें ऑप्शन लगे हुए हैं। देखो जो बुक मेरे पास है आज, इसमें कुछ क्वेश्चंस पे निशान लगे हुए हैं, तो डजेंट मैटर, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, परावर्तन के नियम किस सतह के लिए लागू होते हैं। देखो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन के नियम है, वो सभी सतहों के लिए लागू होता है। कैसी भी सतह हो तो किसके लिए होगा, सभी सतहों के लिए लागू होता है, चाहे वो खुरदरी हो, चाहे वो प्लेन हो, सभी सतहों के लिए, चाहे वो गोल हो, किसी भी तरह की सतह हो, तो सभी सतहों के लिए लागू होते हैं। तो ऑप्शन आ गया आपका सेकंड का सी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है भाई कि एक आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है। ये क्या है, हमारा परावर्तक सतह है, इस पर क्या लंबवत, जैसे कि नॉर्मल ऐसे आपतित होती है, नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट होती है। तो एंगल कैसा बनेगा, इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0। आपतन कोण क्या होगा, 0, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है, नॉर्मल के साथ बना एंगल होता है। अब ये यहाँ तो है नहीं, ये कहाँ है, नॉर्मल के साथ ही है, और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना, 0 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक समतल दर्पण को 30 डिग्री से उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है। समतल दर्पण को क्या क्या 30 डिग्री से उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है, उसके एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है। तो कहता है कि परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। देखो ये इस तरह से हमारा सतह है, ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, मान के चलते हैं 30 डिग्री है, तो ये परावर्तित किरण भी कितने पर होगी, 30 डिग्री पर। अब क्या किया, इस जो परावर्तक सतह से कितने से घुमा दिया, 30 डिग्री से घुमा दिया। अब ये किस तरह से घूम गई, 30 डिग्री से, यानी कि ये इस तरह से, ये कितना हुआ, 30 डिग्री। तो ये भी कितना बना, 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री से घूमने के बाद नॉर्मल कितने पे होगा, 90 डिग्री पे। तो अब ये वाली क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल बन जाएगा हमारा, अभिलंब बन जाएगा। और नॉर्मल का इंसिडेंट एंगल के साथ आपतित किरण के साथ जो एंगल पहले 30 था, अब वो कितना हो गया, 60 डिग्री। वो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो भाई हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी कितने पे घूम जाएगी,
60 डिग्री पे घूम जाएगी। एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मैं बताता हूं अगर थीटा से घुमाया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाती है 2 थीटा घूम जाती है। रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाती है 2 थीटा घूम जाती है अगर थीटा से घुमाया जाता है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन आ गया फोर्थ का सी। ठीक है भाई, कितने डिग्री से घूम गया रिफ्लेक्टेड एंगल, पहले यहाँ थी और अब यहाँ चली गई कितने पे 60 डिग्री पर घूमकर। डबल घूमेगा, अगर थीटा से घुमाते हैं तो कितना घूमेगी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण घूम जाएगी 2 थीटा। इंसिडेंट रे अगर वहीं रहे, आपतित किरण वहीं की वहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समान बिंदु वस्तु को 2 समतल दर्पण के बीच रखा गया है, एक दूसरे के समांतर है दोनों मिरर इस तरह से। तो ये कहता है कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखो भाई, जब 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा गया है किसी बिंदु को, तो 2 प्लेन मिरर के बीच में रखा जाता है, तो जो इमेज बनती है वो कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती है, अनंत बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई आपका, एक मिनट रुकिए जरा, कि कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखो, अवतल दर्पण हो मतलब कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, अगर इमेज फोकस पर बनती है तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा भाई, इनफाइनाइट पर। तो अनंत पर जो वस्तु होगी उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ऑप्शन आ गया 6 का आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, कॉनकेव मिरर में वस्तु की स्थिति फोकस व ध्रुव के बीच में है। ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है और ये पोल है, इनके बीच में इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो ये कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो, यहाँ से एक पैरेलल इंसिडेंट हुई तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और एक यहाँ से ये ऐसे चली जाती है। ये दोनों कहीं नहीं मिलती तो इन्हें पीछे बढ़ाते हैं अगर, तो ये क्या मिरर के पीछे बनता है। कैसा इमेज बनता है हमारा, वर्चुअल इमेज बनता है। मिरर के पीछे इमेज बनती है, कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और बड़ी, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सीधा भी है क्या, नहीं सीधा नहीं है। तो ऑप्शन आ गया आपका ए। 7 का ऑप्शन क्या आ गया भाई, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है। कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है। तो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ, कर्वेचर ऑफ सेंटर पर रखी वस्तु का इमेज हमेशा कर्वेचर ऑफ सेंटर पर ही बनेगी अवतल दर्पण द्वारा। वस्तु के बराबर बनती है, देखो इस तरह से, ऐसे लाइट, ये एफ और ये सी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल गई, फोकस से चली गई, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो दोनों जहाँ मिलती है वो ठीक क्या होता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर के ठीक नीचे होता है। कहाँ बनता है वो, कर्वेचर ऑफ सेंटर सी पर ही इमेज बनती है हमारी। क्या बनती है, कर्वेचर ऑफ सेंटर सी पर। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, यही है, कर्वेचर ऑफ सेंटर पर वस्तु रखी है। तो इसका आवर्धन m क्या होगा,
m इक्वल्स टू होता है -v/u। तो इधर u भी किसके इक्वल है, u और v दोनों ही इक्वल है, u और v दोनों ही इक्वल है। तो क्या आ जाएगा, v/v कट गया तो m इक्वल्स टू आ गया -1। तो ऑप्शन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनाता है। तो आपका 10 का ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 11 कि भाई मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। गाड़ी के चालक के सामने हमेशा कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा मिरर रहता है भाई, उत्तल दर्पण। और आपका हो गया 11 का सी। क्यों रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज को भी वो छोटा और सीधा दिखाता है, और जिससे कि वो शीशे में आराम से दिख जाए, इसलिए उसके सामने कैसा लगा रहता है, कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 12, गोलीय दर्पण द्वारा m नेगेटिव मिले। m नेगेटिव मिलने का मतलब है कि इमेज जो है ना इरेक्ट है, इरेक्ट इमेज, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारा। ठीक है भाई, ऑप्शन आ जाएगा आपका 12 का डी। m नेगेटिव होने का मतलब है उल्टा नेगेटिव बनना। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनना। समतल दर्पण की फोकस दूरी, प्लेन मिरर की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। क्या होती है भाई, f होता है इनफाइनाइट। ये प्लेन मिरर है, इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर इसका इनफाइनाइट पर है, और जब सेंटर इनफाइनाइट पर है तो फोकस भी क्या होगा, इनफाइनाइट पर होगा। फोकस भी क्या होगा, इनफाइनाइट पर। क्वेश्चन नंबर 14, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। एफ और आर में रिलेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू होता है r/2। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, कर्वेचर ऑफ रेडियस का /2 होता है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, /2 होता है। और आपका ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है, इसलिए m क्या होगा, इसलिए m हमेशा छोटा होगा 1 से और पॉजिटिव होगा। m हमेशा क्या होगा, छोटा होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा उत्तल दर्पण से बनने के लिए, क्योंकि उससे हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो m हमेशा क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। तो 15 का ऑप्शन आ गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब का काल्पनिक एवं वस्तु से छोटा बनता है। अभी बताया मैंने, किससे बनता है भाई, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बिंब का वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा हुए बिंब से बड़ा। एक क्वेश्चन हुआ था हमारा, किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा कहता है कैसा बने, आभासी बने, सीधा बने। कब बनता है, जब वस्तु फोकस व पोल के बीच में होती है ना, कॉनकेव मिरर के, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, अभी बताया था। तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन आ गया डी आपका।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो, दो प्लेन मिरर इस तरह से, क्या है, थीटा एंगल पर एक दूसरे से झुके हुए हैं, तो ये कहता है कि कुल विचलन जो डेविएशन होगा किसी किरण के लगातार परिवर्तन के बाद क्या होगा। ऐसे कोई इंसिडेंट आई, इस पर आने के बाद ये इस तरह से गई और ये इस तरह से गई, तो इसका डेविएशन कुल कितना होता है। जो इसका डेविएशन होता है हमारा 360 माइनस 2 थीटा होता है डेविएशन इसका। विचलन कितना होता है, विचलन होता है लगातार दो परावर्तन के बाद विचलन जो डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा होता है, इस तरह से दो परावर्तन के बाद। और आपका ऑप्शन क्या आ गया, आपका ऑप्शन आ गया भाई ए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 का है h मीटर लंबी वस्तु को समतल दर्पण में देखने के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। भाई ऊंचाई जो होनी चाहिए ना वो h/2 होनी चाहिए। वस्तु की लंबाई से आधी लंबाई का समतल दर्पण चाहिए उसे पूरा देखने के लिए, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। तो 19 का आपका आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है यदि दर्पण को स्थिर रखते हुए वस्तु को x से विस्थापित कर दिया जाए। दर्पण है, इसके सामने यहां वस्तु रखी हुई है, मान लिया x डिस्टेंस पर है, तो पीछे इसका प्रतिबिंब जो बनता है x डिस्टेंस पर ही बनता है। ठीक है, अब अगर कितना डिस्प्लेस कर दिया जाए इसे, x डिस्टेंस और डिस्प्लेस कर दिया जाए, x डिस्टेंस और डिस्प्लेस कर दिया जाए वस्तु को इधर की ओर, तो ये कहता है कि प्रतिबिंब कितना, x से विस्थापित कर दे तो प्रतिबिंब कितना डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ से 2x है तो प्रतिबिंब भी कितनी दूर बनेगा, 2x, x ये बन जाएगा। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर है तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, 2x डिस्टेंस पर बनेगा x डिस्प्लेस करने पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ विस्थापित हो जाएगा, 2x से डिस्प्लेस हो जाएगा। इमेज कहाँ पर, 2x। तो आपका ऑप्शन आ गया 20 का हमारा सी। ठीक है, अब इसमें दो चीज है कि कितना डिस्प्लेस हुआ, 2x डिस्प्लेस हुआ, या पहले कितना था वहां से कितना गया, वहां से x ही गया। पहले कितना था वहां से कितना गया, x ही गया। और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4x। पहले कितनी थी, पहले तो 2x थी, देख लो x ये, और अब x डिस्प्लेसमेंट होने पर कितना आ गया, इसके बीच की डिस्टेंस आ गई हमारी 4x। तो डिस्टेंस दोनों के बीच की सेपरेशन कितना हुआ, 2x हुआ। दोनों के बीच का सेपरेशन 4x ये है और पहले कितना था, 2x। तो सेपरेशन दोनों के बीच का कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है भाई, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये जो हमारे चैप्टर नंबर 46 के जो क्वेश्चन थे ये आज हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नई क्लास के साथ कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप लोग इस चैनल के लिए प्रोग्रेस के लिए वर्क करते हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक आ जाए, चैनल पर ट्रैफिक आ जाए, तो कंटिन्यू क्लास होगी। क्योंकि अदर चीज़ें फिर हम छोड़ देंगे, हम बस ऑनलाइन के लिए लगेंगे। अभी क्या होता है, थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी होता है सभी के लिए, तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमें ट्यूशन्स वगैरह भी, एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाने होते हैं, तो वो पढ़ाने हैं, इसलिए क्लास में कमी हो जाती है। अदरवाइज़ डेली आपकी क्लास चले। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ाइए यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी बच्चों को, थैंक यू वेरी मच।